हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ज्योग्राफी में हमने लास्ट ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ा था और ओरिजिन ऑफ द अर्थ में जितनी भी हाइपोथेसिस है शुरुआत की थी हमने कांट से। कांट के हाइपोथेसिस को सबसे पहले पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने लाप्लास को पढ़ा। लाप्लास की हाइपोथेसिस का संबंध ओरिजिन ऑफ द अर्थ या ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम से था। इन दोनों की हाइपोथेसिस मोनिस्टिक हाइपोथेसिस कहलाती है, ये हमने पढ़ा था। मोनिस्टिक हाइपोथेसिस का मतलब जिसमें केवल एक ही तारे से या एक ही निहारिका के माध्यम से सौर मंडल की या हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। लेकिन इसके बाद ये दोनों थ्योरी, दोनों हाइपोथेसिस जो है वो इतना काफ़ी कुछ स्पष्ट नहीं कर पाई, सौर मंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में मत नहीं दे पाई। लेकिन काफ़ी हद तक लाप्लास ने कोशिश की कि जो आलोचनाएं, जो क्रिटिसिज्म कांट का था इसको बचाने की उसने कोशिश की और काफ़ी हद तक लाप्लास ने सौरमंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित अपने मत दिए थे। लेकिन उसके बाद हमने डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस की बात की, बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस की बात की, जिसमें सौरमंडल की या हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में किन्हीं दो तारों को जिम्मेदार माना गया, किन्हीं दो तारों के माध्यम से हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में हमने चैम्बर्लिन और मोल्टन की संयुक्त परिकल्पना थी प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, उस पर हमने चर्चा की थी। और साथ ही साथ हमने एक अन्य हाइपोथेसिस की चर्चा की जो कि टाइडल हाइपोथेसिस की, जिसमें जेम्स जीन्स और जेफरे ने अपने मत दिए। और लास्ट में हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में अध्ययन किया। तो इस प्रकार से हमारा वो जो टॉपिक था यानी ओरिजिन ऑफ द अर्थ वो कंप्लीट हो गया था। और अब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक और पॉइंट की बात करना चाह रहे हैं, शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का उसका आकार किस प्रकार का है, शेप किस प्रकार का, साइज़ किस प्रकार का है। ठीक है, हालांकि आकार के बारे में काफ़ी मतभेद है। आकार के बारे में मतभेद इसलिए है क्योंकि जब से हमारे भूगोल की उत्पत्ति हुई है या यूँ कह लीजिए भूगोल विषय को पढ़े जाने लगा है, तो भूगोल विषय मुख्य रूप से यूरोपियन कंट्रीज़ में, साथ ही साथ एशिया के कुछ भागों में, भारत में इसको जब पढ़ा जाता था तो विशेषकर उस समय खगोल विज्ञान का ही समय था। यानी उस समय कोई माप की कोई प्रणाली नहीं थी, कोई स्केल नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, लोगों का विचारों का आदान प्रदान नहीं होता था। और ये माना जाता है कि हमारा जो पृथ्वी का जो रहस्य है वो जब से ही प्रारंभ हो जाता है, जब से मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी जनरल फॉर्म में हम बात करें तो हमारे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और जब से लेकर मानव के लिए एक रोचक विषय ये रहा, सोचनीय विषय रहा कि किस प्रकार से हम ये देखें कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और उसके बाद पृथ्वी पर होने वाले विभिन्न प्रकार के जो पारिदर्शिक घटनाएं हैं, चाहे वो स्थल मंडल से जुड़ी हो, वायुमंडल से जुड़ी हो, जलमंडल से जुड़ी हो, उनके पीछे क्या रहस्य है, ये मानव के लिए एक चिंता का विषय या मानव के लिए एक सोचने का विषय रही। उसी के संदर्भ में हम पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात पृथ्वी का आकार किस प्रकार से रहा होगा, तो हर सभ्यताओं में अलग अलग रूप दिया गया। जैसे हम बेबीलोन सभ्यता की बात करें तो बेबीलोन सभ्यता में, बेबीलोन के उस क्षेत्र में पृथ्वी को एक महासागर में तैरता और प्रतीत माना गया। कहीं कहीं इसे चपटा आकार दिया गया, कहीं कहीं इसे गोल आकार दिया गया। ठीक है, कहीं तो उसके शेप का आकार दिया, फुटबॉल की आकृति बताई गई। तो कहीं मतलब यूँ कह सकते हैं कि विचार किसी के एक मत नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था और समय बीता तो लोगों के विचार आदान प्रदान हुए और गणितीय ढंग से फिर प्रमाणिकता मिलती गई कि हमारी पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, ऐसा हमारी पृथ्वी में क्या है जिसके माध्यम से इसका जो भूमध्य रेखीय व्यास है वह कुछ अलग प्रतीत होता है
और वहीं जो इसका ध्रुवीय व्यास है वो कुछ अलग प्रतीत होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी हैं और उन गति के क्या कार्य हैं और उन गति के जो कॉजेज़ हैं यानी फैक्ट्स हैं, कारण जो है उसके माध्यम से हमारी पृथ्वी पर क्या क्या परिदृश्य देखने को मिलता है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव उन पर होता है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी सभ्यता में कौन कौन से लोगों ने, कौन कौन से विद्वानों ने, दार्शनिक लोगों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने अपने अपने मत दिए, कुछ गणितज्ञ भी इसमें शामिल थे। तो देखा जाए तो भारतीय इतिहास में काफ़ी हद तक, यानी कहें कि हम आर्यभट्ट की बात करें, भास्कराचार्य की बात करें, वराहमिहिर की बात करें, तो इन लोगों ने काफ़ी हद तक, यूँ कह लीजिए 95% ये कहा था कि पृथ्वी की आकृति गोल है, पृथ्वी की आकृति वृत्तनुमा है। वहीं एरिस्टोटल, अरस्तू के मत भी यही था कि पृथ्वी की आकृति जो है वो किस प्रकार की है, गोल आकृति की। लेकिन हमें एक बार एक सीक्वेंस में मत लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से लोगों ने क्या क्या बातें कहीं, ताकि आपको पता चल जाए कि सही स्थिति क्या थी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग 256 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। उस समय भूगोल विषय काफ़ी प्रगति कर चुका था और उस समय एक यूनानी दार्शनिक, एक यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटोस्थेनीज, जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, यह हम पढ़कर आ चुके हैं। इन्होंने गणितीय रूप में पृथ्वी की गणना की। पृथ्वी का जो व्यास है या परिधि जिसको हम कह सकते हैं, व्यास प्लस परिधि, उसकी गणना की। हालांकि काफ़ी हद तक वह वर्तमान की जो परिधि है उससे बिल्कुल भिन्न रखती है, काफ़ी सिमिलरिटी है उसके अंदर, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गणितीय रूप में पृथ्वी के परिधि की गणना करने वाले जो सर्वप्रथम भूगर्भ शास्त्री, या यूँ कह सकते हैं कि भूगोलवेत्ता जो रहे हैं, सॉरी भूगर्भ शास्त्री नहीं कह सकते, भूगोलवेत्ता जो रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफर जो रहे हैं, वो इरेटोस्थेनीज रहे हैं और इसीलिए हम भूगोल के पिता के रूप में इरेटोस्थेनीज को जानते हैं। तो हम वन बाय वन एक एक बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी के आकार के बारे में क्या क्या बातें कही गई। तो टॉपिक आप लिख लीजिए, टॉपिक का नाम हो जाएगा आपका शेप ऑफ द अर्थ के बारे में बात करते हैं कि शेप ऑफ द अर्थ के बारे में अलग अलग जो प्राचीन मत थे, उन प्राचीन मतों में क्या क्या बातें कही गई, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शेप ऑफ द अर्थ में सबसे फर्स्ट नंबर पर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो था बेबीलोनिया सभ्यता, या बेबीलोनिया के जो निवासी थे वो क्या मानते थे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम लिखते हैं बेबीलोनिया बेबीलोनिया के निवासी, बेबीलोनिया के जो निवासी थे वो पृथ्वी को क्या मानते थे, तो पृथ्वी को समुद्र से घिरा, समुद्र से घिरा एक चपटा व्रत मानते थे। क्लियर? पृथ्वी को समुद्र से घिरा एक चपटा व्रत मानते थे। बेबीलोनिया के जो निवासी थे वो पृथ्वी को समुद्र से घिरा एक चपटा व्रत मानते थे। मैंने कहा कि हर परिदृश्य में इसको अलग अलग बताया गया, हर परिदृश्य में इसको अलग अलग कहा गया। तो ये चपटा व्रत, यानी कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आ गई कि चपटा व्रत कैसा हो सकता है। ये बात समझने योग्य थी कि ये चपटा व्रत कैसा माना गया। अब देखिए, चपटा व्रत की हम बात करें तो हम एक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो व्रत का मान होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो व्रत होता है उसका एक केंद्र होता है और उस केंद्र से यदि हम एक गोल आकृति का निर्माण करें तो हमारा जो व्रत होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा,
राइट। बट माना यह गया कि पृथ्वी को समुद्र से घिरा एक चपटा वृत्त माना है। चपटा वृत्त का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ से कुछ आकृति इसकी ऐसी हो कि यहाँ और फिर इस तरह का ये कुछ चपटा भाग, ये वाला ये कुछ चपटा भाग हो सकता है, कुछ ये आकृति हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है कि इस प्रकार की आकृति रही होगी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि बाकियों में और क्या क्या बातें कही गई, किस प्रकार से इसको रखा गया। उसके अलावा हम ग्रीक दार्शनिकों की बात करें कि जो ग्रीक दार्शनिक थे, यानी हम उन्हें यूनानी दार्शनिक भी कहते हैं। ग्रीक दार्शनिक या जो यूनानी दार्शनिक थे वो ग्रीक दार्शनिक या यूनानी दार्शनिक क्या मानते थे? तो ये लोग जो मानते थे वो मानते थे पृथ्वी को पानी में तैरता हुआ, पृथ्वी को पानी में तैरता हुआ गोला मानते थे। क्लियर हो गया कि ग्रीक दार्शनिक या यूनानी दार्शनिक जो है वह हमारी पृथ्वी को पानी में तैरता हुआ गोला मानते थे। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे एक विद्वान हुए ग्रीक ज्योग्राफर्स में, उनका नाम था थेल्स। थेल्स महोदय, इनका संबंध ग्रीक भूगोलवेत्ता या यूनानी दार्शनिक यूनानी भूगोलवेत्ता था। इन्होंने 640 ईसा पूर्व में पृथ्वी को गोलाकार आकृति का माना। इज इट क्लियर? यानी सबसे पहले जो व्यक्ति बेबीलोनिया के जो निवासी थे, वह बेबीलोनिया के निवासी पृथ्वी को समुद्र से घिरा एक चपटा वृत्त मानते थे। उसके बाद ग्रीक दार्शनिक ये जो लोग आए, इन्होंने ग्रीक दार्शनिक लोगों ने पृथ्वी को पानी में तैरता हुआ एक गोला माना। यानी अभी तक कुल मिला के बात केवल एक गोल आकृति की चल रही है, लेकिन अंततः जाते जाते हम ये देखेंगे कि पृथ्वी की वास्तविक आकृति क्या है और उसका नाम हम क्या देते हैं। थेल्स महोदय की बात करें तो थेल्स महोदय का संबंध एक ग्रीक भूगोलवेत्ता के या यूनानी भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने 640 ईसा पूर्व में पृथ्वी को एक गोलाकार आकृति में इन्होंने माना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अभी हम बात कर रहे हैं कि किस सभ्यता में या कौन से देश ने या कौन से भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी को क्या शेप दिया, पृथ्वी को क्या आकार दिया। तो अभी बात हुई हमारी थेल्स महोदय की। उसके बाद एक व्यक्ति और होते हैं, उनका नाम है एनेक्सीमेंडर। एक व्यक्ति हैं एनेक्सीमेंडर, भूगोलवेत्ता हैं। इनका संबंध भी ग्रीक भूगोलवेत्ताओं में है, और इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार ना मानकर
गोलाकार न मानकर बेलनाकार आकृति का माना तथा कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो एनेक्सिमेंडर जो विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने कुछ अन्य बात कही और इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, बल्कि पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वो किस प्रकार का है, बेलनाकार आकृति का। और पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये बात इन्होंने कही। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद एक अन्य व्यक्ति, उनका नाम था एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। अरस्तु पांचवें विद्वान थे। अरस्तु यानी एरिस्टोटल हम इन्हें कहते हैं। इनका संबंध 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना गया और इन्होंने जो मत दिया वो काफ़ी हद तक विशुद्ध रूप से सही था। इन्होंने कहा हमारी पृथ्वी जो है वह गोल आकृति की है। गोल आकृति की है, यानी पृथ्वी का जो शेप है, जो उसका आकार है वो कैसा है, गोल है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें भारत के खगोलविदों की, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर थे भारत के, उसमें हम चर्चा करें तो हम उसमें देखते हैं एक व्यक्ति का नाम है आर्यभट्ट। ठीक है। उसके बाद वराहमिहिर, ठीक है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। ओके, वराहमिहिर, वे आर्यभट्ट हो गए, वराहमिहिर हो गए, भास्कराचार्य, इन्होंने भी क्या माना, पृथ्वी की आकृति गोल मानी। यानी काफ़ी हद तक ये मत निकल कर आया कि हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है, गोल है। यानी पृथ्वी की आकृति एक गोल आकृति के रूप में मानी जाने लगी। काफ़ी हद तक मत निकल कर आ रहे थे और ऑलमोस्ट सभी मत जो है वो गोल आकृति को प्रतीत कर रहे थे। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करें टॉलमी की।
एक व्यक्ति है टॉलमी, और टॉलमी की हम बात करें तो टॉलमी ने विश्व का पहला ज्ञात मानचित्र हमें बताया, विश्व का पहला ज्ञात मानचित्र विश्व के सामने रखा। तो टॉलमी क्या कहते हैं, हम टॉलमी की बात करते हैं। टॉलमी ने पृथ्वी की आकृति गोल बताई। ठीक है, टॉलमी ने पृथ्वी की जो आकृति है पृथ्वी की आकृति गोल बताई तथा कहा कि पृथ्वी की आकृति गोल बताई तथा कहा कि सूर्य, चंद्रमा तथा तारे, सूर्य, चंद्रमा वे तारे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तारे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तथा ज्ञात विश्व का मानचित्र प्रस्तुत किया। क्लियर हुआ। टॉलमी क्या कहते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल, यानी ये पृथ्वी की आकृति गोल है, यहाँ तक पे सहमत है। लेकिन ये आगे बात कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और तारे, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और तारे जो है ये किसकी परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जबकि हम ये पढ़कर आए हैं, अभी सौरमंडल जब हम पढ़ रहे थे तो हम ये पढ़कर आए थे कि हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है, सौरमंडल का जो प्रमुख कहे कि ग्रह जो है या सौरमंडल का जो प्रमुख सदस्य है वो कौन है, सूर्य। और सूर्य के चारों ओर ही हमारी पृथ्वी है, हमारे चंद्रमा है, या जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं। एक्चुअल में सैटेलाइट्स क्या है, एक चंद्रमा का ही रूप है, उनको चंद्रमा का नाम ही दिया गया है। जितने भी सैटेलाइट्स आप पढ़ते हैं, बृहस्पति के पढ़ते हैं, शनि के पढ़ते हैं, रिंग्स के अलावा जो सैटेलाइट्स पढ़ते हैं वो एक्चुअल में क्या है, उन ग्रह के यानी उन प्लेनेट के क्या हैं, चंद्रमा ही होते हैं। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा है, तारे हैं। टॉलमी कहते हैं कि ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इट्स मीन्स ये पृथ्वी को मध्य में मानते हैं। ठीक है, ये क्या मानते हैं कि पृथ्वी मध्य में है, हमारी पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो मध्य में है, और इसके चारों ओर सूर्य और चंद्रमा इसकी परिक्रमा करते हैं। जबकि हम ये पढ़कर आए हैं कि हमारी जो निहारिका है, उस निहारिका का जो बचा हुआ भाग था वो तारे के रूप में यानी उस सूर्य के रूप में विद्यमान हुआ, और उसके चारों ओर अन्य जो हमारे ग्रह हैं वो परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है। टॉलमी ने कुछ बात अलग कह दी, लेकिन हाँ, पृथ्वी की शेप की हम बात करें तो ये काफ़ी हद तक इन्होंने जो बात अभी तक भारत के आर्यभट्ट, वराहमिहिर, अरस्तु, इन लोगों ने जो बात कही कि पृथ्वी की आकृति गोल है, तो ये वहाँ तक भी सहमत थे। ठीक है, इसके बाद एक अन्य व्यक्ति और थे, उनका नाम था पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने भी एक बात कही, और पाइथागोरस ने एक बात और बता दी, एक बात और रखी। तो पाइथागोरस ने क्या बात कही, पाइथागोरस ने बात कही, पाइथागोरस ने क्या बात कही, इसके बारे में बात करते हैं। पाइथागोरस ने कहा पृथ्वी की आकृति गोलाकार है तथा
24 घंटों में एक 24 घंटों में एक घूर्णन या कहें परिभ्रमण पूर्ण कर लेती है। तो देखिए पाइथागोरस ने क्या बात कही कि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है और 24 घंटों में ये क्या कर लेती है, एक परिक्रमा या एक घूर्णन पूर्ण कर लेती है। तो काफ़ी हद तक बातें इसने भी सही कही और जो इन्होंने ये बात कही 24 घंटे वाली, ये तो बिल्कुल विशुद्ध रूप से है, ठीक है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और पृथ्वी जो है वास्तविक में 24 घंटे में हमारा एक घूर्णन या एक परिभ्रमण पूर्ण कर लेती है, जो कि पाइथागोरस ने बिल्कुल सही बात कही। दूसरा, कुछ लोगों का कहना ये भी था कि जो वास्तविकता में हम देखते हैं पूर्णिमा की स्थिति होती है, अमावस्या की स्थिति होती है, ठीक है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि अलग अलग आकृति हमें देखने को मिलती है चंद्रमा की। तो चंद्रमा की अलग अलग आकृति किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है और वो किस प्रकार से चंद्रमा में गोल दिखाई प्रतीत होता है, तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी की आकृति है जो गोल है। क्लियर? जैसे हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, तो उसमें देखते हैं हम जो पिंड है वो हमें गोल नज़र आते हैं। इट्स मीन्स जितने भी ग्रह, यदि हम सूर्य की और चंद्रमा की बात करें, केवल हम सूर्य और चंद्रमा की बात करते हैं, तो सूर्य को जब सूर्य उदय होता है, जब आप उसको देखें तो आपको गोल आकृति का नज़र आता है। सूर्य अस्त होता है तो आप देखें तो गोल आकृति का नज़र आता है। वहीं आप चंद्रमा को, है ना, पूर्णिमा की स्थिति हो या अमावस्या की स्थिति हो, अमावस्या में तो हमें दिखता नहीं चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा की कलाओं को आप देखें, ठीक है, या पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा को देखें तो वो आपको बिल्कुल गोल प्रतीत आ देगा। उसका जो आकृति लगभग गोल जैसी दिखाई आपको देगी। लेकिन चूंकि हम पढ़कर आ चुके हैं कि हर ग्रह का जब निर्माण हो रहा था, या यूँ कह लीजिए पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, या सौरमंडल की उत्पत्ति हो रही थी, तो हमने यही पढ़ा था कि उस सौरमंडल में हमने क्या देखने को मिला कि अब केंद्रीय बल प्रभावी था, और अब केंद्रीय बल प्रभावी होने के कारण जो पदार्थ थे, मैटर्स थे, वो छिटक कर, यानी कि वलय के रूप में वो पदार्थ अलग हुए थे, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब वो पदार्थ जब अलग हुए तो उन पदार्थों में भी गति थी, क्योंकि वो एक मूल पदार्थ में से निकले बाहर थे, और फिर वो ग्रह का उन्होंने निर्माण किया, अलग अलग तरह के ग्रह बन गए, और फिर वो ग्रह जो थे वो भी सर्कुलर मोशन में थे, यानी उनमें भी अपकेंद्रीय बल लग रहा था। इसका मतलब अपकेंद्रीय बल का जो क्षेत्र है वो मोस्टली उस क्षेत्र में अधिक होता है जहाँ उस वृत्त का व्यास होता है। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये एक जर्नल बेस्ड क्वेश्चन है कि हम ये देखते हैं कि यदि वृत्त है, इसको हमने वृत्त माना है, इज इट क्लियर, ये वृत्त है, ये वृत्त अभी मोशनलेस है, यानी इसमें अभी गति नहीं है, लेकिन किसी बाहरी आवरण के कारण यदि हम इसको में गति प्रदान कर दें, मान लीजिए हम इसको गति दे दें, चाहे हम इसको ऐसा घुमाएं या हम इसको विपरीत इस तरह से घुमा दें, हम इसको किसी भी तरह से घुमाएं, लेकिन हम इसमें क्या दे रहे हैं, गति, यानी हम इसमें मोशन देते हैं, हम इसमें इसे गतिमान करते हैं, यानी हम इसको गति दे रहे हैं। तो गति जैसे हम इसको देते हैं, तो गति देते ही इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के बल लगना शुरू हो जाते हैं। एक तो वह बल जो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और एक वह बल जो इसको बाहर की ओर लेके जाएगा। और ये बल, दोनों बल, यानी कि जो बाहर की ओर लग रहा है यानी अपकेंद्रीय बल, और जो उसके केंद्र की तरफ लग रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण बल, या इसे हम अभिकेंद्रीय बल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दो तरह के बल हो गए, एक होता है नंबर 1, एक होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल जो लगता है दोस्तों, ये लगता है केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। और दूसरा बल जो है यानी कि अभिकेंद्रीय बल, ये लगता है परिधि से केंद्र की ओर। ठीक है, अब केंद्रीय बल केंद्र से परिधि की ओर लगेगा,
और अभिकेंद्री बल परिधि से केंद्र की ओर लगेगा। तो हम देखते हैं कि जब ये दोनों ही बल संतुलित हो जाते हैं, दोनों ही बल बैलेंस हो जाते हैं, तो वह वस्तु मोशन एक स्थिर पाथ पर चलना प्रारंभ हो जाती है। और यदि दोनों ही बल में से कोई एक बल अधिक हो जाए, जैसे अपकेंद्री बल अधिक हो जाए या अभिकेंद्री बल अधिक हो जाए, ऐसी स्थिति में रिजल्ट क्या आएगा? यदि अपकेंद्री बल अधिक होता है तो वह वस्तु केंद्र से छिटक कर कहाँ चली जाती है? परिधि की ओर, यानी बाहर की ओर फेंक दी जाती है। जैसे एक बालक ने एक धागे से पत्थर को पकड़ रखा है और वह उसको बहुत तेज गति से घुमाता है, ठीक है। अब जहाँ उसने धागे से उस पत्थर को पकड़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये देखें कि एक बालक ने एक पत्थर पकड़ रखा है और ये इसको गति देता है, ये इस तरह से इसने इसको गति दी, ठीक है, हाथों से इसने इसको गति दी। और यदि ये इस धागे को छोड़ देता है, यानी इस धागे को छोड़ देता है, तो वस्तु कहाँ जाएगी? वस्तु बाहर चली जाएगी, यानी परिधि से परिधि की ओर चली जाएगी, छिटक कर बाहर चली जाएगी। लेकिन ये क्या करता है? धागे को कंट्रोल करता है, धागे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, धागे को अपनी ओर खींच रहा है। तो जो वस्तु होगी वो वस्तु वापस इसके केंद्र में आ जाएगी। इसका मतलब अभिकेंद्री बल अधिक हो जाएगा तो वह वस्तु परिधि से वापस कहाँ आ जाएगी? केंद्र की ओर। इज इट क्लियर? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो वृत्त है, यानी हम हमारी पृथ्वी को एक वृत्तनुमा आकृति की मान लें, तो हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पर इसका पदार्थ इकट्ठे जहाँ अधिक थे, तो पदार्थ इकट्ठे कहाँ थे? यहाँ पदार्थ इकट्ठे अधिक थे। और यदि यहाँ पदार्थ इकट्ठे थे, इसका मतलब यहाँ गति अधिक होगी। और यदि यहाँ गति अधिक हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ परिधि का क्षेत्र अधिक है, या यूँ कह लीजिए यहाँ अपकेंद्री बल अधिक है, परिधि नहीं, यहाँ अपकेंद्री बल अधिक है। जबकि जहाँ गति कम है, इट्स मीन्स वहाँ अभिकेंद्री बल अधिक है। जैसे इसमें मैंने बताया कि यदि ये मोशन में है पत्थर, तो ये बाहर की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसमें अभिकेंद्री बल है, अपकेंद्री बल है, ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और यदि इस धागे को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपनी ओर खींच लेता है और उस वस्तु को गतिहीन कर देता है या स्पीड कम कर देता है, ठीक है, गतिहीन कम कर दे या बिल्कुल एक की स्पीड पे ले आए, स्पीड को कम कर दे, तो फिर वहाँ कौन सा बल लगना शुरू होता है? वहाँ अभिकेंद्री बल या गुरुत्वाकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। इज इट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, तो ये बात पाइथागोरस के साथ शुरू हुई थी कि पाइथागोरस ने पृथ्वी की आकृति को गोलाकार तथा 24 घंटों में इसने परिक्रमा को माना कि परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। और जो व्रत है वो हमारा व्रत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर मोशन अधिक होता है और कहाँ मोशन कम होता है, इसकी हमने चर्चा कर ली। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए, अभी भी कुछ बातों में हम देखें तो कुछ लोगों को लग रहा था कि पृथ्वी का जो आकार है वो अभी भी कुछ के साथ समस्या में था कि वास्तविकता में पृथ्वी का आकार गोल हो सकता है या चपटा हो सकता है या किस प्रकार से हो सकता है। तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ बातें ऐसी निकल कर आ रही थी कि पृथ्वी का आकार शायद गोल है या चपटा है, पता नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि थोड़ा सा हम इसको ऐसे से समझें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने अभी अभी आपको जस्ट बताया कि जितने भी जो प्लैनेट बने हैं उनकी उत्पत्ति हम निहारिका से मानते हैं, नेबुला से मानते हैं। और जब हम नेबुला को देखते हैं तो नेबुला में भी क्या थी? गति थी। इसका मतलब नेबुला में से जो पदार्थ बाहर निकले वो भी गतिमान होंगे। इट्स मीन्स हमारी जो पृथ्वी थी, यदि हम ये मान लें कि हमारी पृथ्वी का आकार एक वृत्तनुमा है, एक वृत्त की तरह है, तो क्या पृथ्वी में गति नहीं थी? और यदि पृथ्वी में गति थी तो हम ये देखें कि जो चंद्रमा का निर्माण हुआ है, ये हमारे जो सैटेलाइट का निर्माण हुआ है, वो कैसे हुआ होगा कि कुछ पदार्थ इसमें से बाहर निकले होंगे। और इट्स मीन्स इसमें से पदार्थ कहाँ से निकले होंगे?
उस भाग में से निकले होंगे जहाँ पदार्थ अधिक इकट्ठे हुए होंगे। तो बताइए आप मुझे कि पदार्थ का इकट्ठे अधिक हुए होंगे, इसका मतलब पदार्थ अधिक इकट्ठे भूमध्य रेखा के क्षेत्र में इकट्ठे हुए होंगे, वहीं से पदार्थ बाहर निकले होंगे। इट्स मीन्स मतलब पदार्थ बाहर निकलने का मतलब ये है कि वहाँ पर अपकेंद्री बल अधिक लग रहा था, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि वहाँ पर अपकेंद्री बल अधिक लग रहा था, इसलिए पदार्थ छिटक कर बाहर जा रहे थे। अदरवाइज बाहर जाने का कोई कारण नहीं है, ठीक है। यानी कहीं पर भार अधिक होगा तो बाहर अधिक होने के कारण वहाँ पर क्या हो रहा होगा कि वहाँ अपकेंद्री बल लग रहा है, इसका मतलब वो पदार्थ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर गुरुत्वाकर्षण बल भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्री बल जहाँ बराबर हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, वहाँ पर वो रोटेशन करना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी को यदि हम वृत्त माने तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो वास्तविक भूमध्य रेखीय व्यास है या भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिक गति थी, और जबकि इसके जो ध्रुवों पर गति कम थी। तो कुछ भाग जो था वो इसका ध्रुवों से कहाँ की ओर गतिमान था, भूमध्य रेखा की तरफ। यानी ध्रुवों से वो भाग कहाँ गतिमान था, वो भूमध्य रेखा की तरफ गतिमान था। इसका मतलब जो पदार्थ यहाँ इकट्ठे थे, यदि वो भारी थे तो वो कहाँ की ओर मूव कर रहे थे, भूमध्य रेखा की तरफ मूव कर रहे थे। ऐसे वो मूव कर रहे थे। तो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे उसका जो व्यास था वो बढ़ता जा रहा था या बढ़ा हुआ था, और ध्रुवों का जो व्यास था वो घटा हुआ था। तो इसकी आकृति कैसी हो कैसी नहीं हो, इसके बारे में लोगों के मत रहे, लोगों ने अपने अपने मत दिए। काफ़ी हद तक हमने ये जान पाए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है, ठीक है। और उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने भी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर ही बताया कि पृथ्वी की आकृति जो है वो गोलाकार है, और इसका अपना खुद का एक कोणीय स्थान होता है और जिस पर ये गतिमान होती है। वहीं दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति और अपकेंद्र शक्ति दोनों ही विद्यमान होती है। अपकेंद्र शक्ति जो है भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है और ध्रुवों पर क्या होती है, न्यूनतम देखी जाती है। इज इट क्लियर? अब देखिए बात ये थी कि अब पृथ्वी का आकार हम कैसा माने, क्या वृत्तनुमा माने या फिर इसको कोई अन्य नाम दे, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय भाग है वो कैसा है, वो अधिक चौड़ा है, जबकि ध्रुवों का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सकड़ा है, ये यूँ कह सकते हैं वहाँ चपटापन है। तो फिर इसके लिए एक नाम सुझाया गया कि शायद हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की आकृति इस प्रकार की होगी। अब देखिए, अभी तक मत ये था कि पृथ्वी की जो आकृति है कैसी है, वृत्तनुमा। क्लियर? अभी तक आकृति क्या मानी गई, वृत्तनुमा आकृति मानी गई। लेकिन अब जब ये बात समझ में आई कि यदि सैटेलाइट्स बने हैं, किसी भी ग्रह के सैटेलाइट्स बने हैं, तो सैटेलाइट्स कैसे बने, सैटेलाइट बनने का कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए, कैसे बने होंगे सैटेलाइट। तो फिर बात ये थी कि जहाँ पर वृत्त के जिस भाग में अधिक पदार्थ इकट्ठे हुए वहीं से पदार्थ बाहर निकलना प्रारंभ हुए होंगे, और पदार्थ वहीं से बाहर निकले होंगे जहाँ पर गति अधिक रही होगी। इज इट क्लियर? अब देखिए, जैसे हम एक ये वृत्त बनाते हैं, एक ये वृत्तीय आकृति बनाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि सर्वाधिक गति कहाँ होगी, सर्वाधिक गति क्या यहाँ पर होगी, क्या यहाँ होगी, या यहाँ होगी, या यहाँ होगी। देखिए, ना यहाँ होगी, ना यहाँ होगी, ना यहाँ होगी। सर्वाधिक जो इसकी गति होगी वो इसके भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में अधिक होगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये क्षेत्र बड़ा है, ठीक है। दूसरा, जब ये गतिमान था तो पदार्थ जो होंगे, जो भारी पदार्थ होंगे, वो कहाँ आके इकट्ठा हुए होंगे, वो इसके इस वाले क्षेत्र में आके इकट्ठा हुए होंगे। ऐसे यहाँ आके इकट्ठा हुए, इसका मतलब यहाँ इसकी जो गति वो अधिक होगी। इसका मतलब चंद्रमा का जो निर्माण हुआ है, वो चंद्रमा का निर्माण जो हुआ है उसके जो पदार्थ रहे होंगे वो यहीं से निकले होंगे। इसका मतलब यहाँ इसका अपकेंद्रीय बल अधिक रहा होगा। तो उस समय लोगों ने फिर इसको आकृति ये मानी कि हम इसको वृत्त नहीं मानते, हम इसको वृत्त नाम नहीं देते, हम इसको नाम क्या देंगे, गोलाभ। हम इसको नाम क्या देते हैं, गोलाभ। यानी इसको नाम दिया गया स्फीरॉइड। इसको नाम दिया गया स्फीरॉइड।
यानी इसकी आकृति हम क्या माने, इसकी आकृति हमें माननी पड़ेगी कि इसकी आकृति किस प्रकार की है, इसकी आकृति है स्फेरॉइड प्रकार की, इट्स मीन्स गोलाब प्रकार की। क्लियर? यानी कि ना तो वृत्त मान रहे हैं, ना कोई अन्य आकृति मान रहे हैं, ना त्रिभुजाकार आकृति माने, ना हम वर्ग माने, ना हम आयत माने, तो फिर हम आकृति कैसी माने, तो फिर हम आकृति हमें गोलाब माननी पड़ेगी। इट्स मीन्स इसका ये जो भाग है वो वृत्त नहीं है, तो क्या है फिर, ये इसका ये जो भाग है ये थोड़ा इस तरह से फ्लैट है, ठीक है, और यहाँ से थोड़ी उभरी हुई है, यहाँ से हमारी पृथ्वी थोड़ी उभरी हुई है, यानी ये जो भाग है भूमध्य रेखीय भाग है, इसमें उभार है, और यहाँ जो है वो चपटापन है। यानी इस आकृति को एग्जैक्ट हम कहें तो इस आकृति को हम एग्जैक्ट कह सकते हैं, गोलाब स्फीरॉइड कह सकते हैं, या फिर इसको हम जियोइड शेप कह सकते हैं। या फिर क्या नाम दे सकते हैं, जियोइड शेप, क्या नाम दे सकते हैं, जियोइड शेप। तो पृथ्वी की आकृति जो है वो वास्तविकता में जियोइड आकार की है या आकार की है, जियोइड आकार की है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक बात आ गई कि पृथ्वी का आकार हम कैसा माने, पृथ्वी किस प्रकार की आकृति की है। तो पृथ्वी जो है वो जियोइड आकार की है, उसको हम जियोइड शेप कह सकते हैं, उसको हम वृत्त नहीं कह रहे, उसको हम त्रिभुजाकार आकृति भी नहीं कहते, उसको हम वर्ग भी नहीं कहते, उसको हम आयत भी नहीं कहते, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको फिर इस प्रकार की आकृति कहते हैं, इट्स मीन्स गोलाब कहते हैं या फिर जियोइड कहते हैं, या ये जियोइड आकार की हमारी पृथ्वी दिखती है। क्लियर हो गया मैटर? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी पृथ्वी की आकृति फिर किस प्रकार सी है, किस प्रकार की हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है क्या पृथ्वी नारंगी की आकार की है, तो काफ़ी हद तक हम देखें, कुछ बोलते हैं सेब आकृति है, एप्पल जो होता है, कुछ इसको क्रिकेट की बॉल की नुमा आकृति भी कहते हैं, क्रिकेट की बॉल जो होती है उस प्रकार की आकृति है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की बताते हैं। लेकिन देखा जाए तो सेब नहीं, क्रिकेट की बॉल के, नारंगी की कुछ आकृति आप देखें तो काफ़ी हद तक आपको नारंगी जो है उसका ऊपरी पार्ट और जिसका निचला पार्ट है थोड़ा सा फ्लैट होगा, और बाहरी भाग जो उसका थोड़ा उभार लिया होगा। लेकिन कोई एक हम सिंबल नहीं दे सकते, एक स्पेशल सिंबल नहीं दे सकते, तो हम फिर इसको देते हैं ये जियोइड शेप, इस प्रकार का हम उसको देते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ के व्यास की बात करें, इसके जो ध्रुवीय व्यास की बात करें और इसका भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें, तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता। ऑलमोस्ट इसमें जो अंतर है लगभग 40 किलोमीटर देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है इतनी बड़ी पृथ्वी पर, ठीक है, ये हम मान सकते हैं। तो अभी तक इस सेशन में हमने ये देख लिया कि पृथ्वी के आकृति के बारे में, शेप के बारे में लोगों के अपना अलग अलग मत था, लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए, और जैसे जैसे हम विचारों की उस श्रृंखला से हम साइंटिफिक दुनिया में जा रहे थे, तो काफ़ी हद तक हमें ये बातें सिद्ध होती हुई दिखाई दी कि वास्तविकता में पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की होगी। और यहाँ तक जब सर आइजैक न्यूटन की बात हुई, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम दिया, तो काफ़ी हद तक उनकी बातें भी ये सिद्ध हो गई कि पृथ्वी पर दोनों ही तरह के बल लगते हैं। अब केंद्रीय बल भी पृथ्वी पर लगता है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पृथ्वी पर लगती है, और जिसके माध्यम से हमें जो हमने अभी देखा है शेप, चाहे वो वृत्त का शेप हो, विशेषकर जियोइड का शेप हो या स्फीरॉइड का शेप हो, और इसमें हमें देखने को मिलता है कि कौन से भाग में सर्वाधिक गति है और कौन से भाग में न्यूनतम गति देखने को मिलती है। इट्स मीन्स वहाँ पर अब केंद्रीय बल कैसा होगा और वहाँ अभी केंद्रीय बल कैसा होगा, वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस प्रकार का है जो हमें इसके भूमध्य रेखीय व्यास में देखने को मिलता है, जबकि ध्रुवीय व्यास में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल देखने को मिलता है। अंतर 43 किलोमीटर का है, चूँकि इतनी बड़ी पृथ्वी पर 43 किलोमीटर कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर चूँकि एक विषय है, क्योंकि यहीं से आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे यदि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट कर लीजिए।
अब हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में कि पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी हैं। उससे पूर्व हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। पहले एक सामान्य जानकारी की हम चर्चा कर लेते हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि जब हम इतना पढ़ ही रहे हैं तो फिर थोड़ा सा जो सामान्य जानकारी है हम उसको भी एक बार देख लें। जो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिल रही है आप उसको नोट कर लें, आप उसको पढ़ें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है, आगे चलकर आपको ये चीज़ें प्रॉफिट देगी ही। तो हम उस पर डिस्कशन कर ही लेते हैं। जब हमारी भूमध्य रेखीय व्यास की बात आई है तो हम उसको भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता चल रहा है कि धीरे धीरे कि भूमध्य रेखीय व्यास क्या किस पर हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, क्या है भूमध्य रेखीय व्यास, तो ये तो आपको पता चल ही रहा है। तो फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। नोट कर लीजिए आप 1 by 1, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमध्य रेखीय व्यास। नोट कीजिए, भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। हमारा जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो है 12,700, ये 57 भी लिख सकते हैं आप, इसको आप 57 कर लीजिए, 12,757 किलोमीटर। क्लियर। फिर ध्रुवीय व्यास की बात करें तो ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर। यदि आप इसमें अंतर जो मैंने बताया था कि इनमें जो अंतर है वो ऑलमोस्ट 43 किलोमीटर का अंतर है। कहीं कहीं किसी बुक में ये 12,757 जो लिखा हुआ है ना, इसकी बजाय ये भी हो सकता है 12,556, ये भी हो सकता है। तो आप इसको भी नोट कर ले, और ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह आपको ये भी मिल सकता है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर हम बात करें भूमध्य रेखीय परिधि। भूमध्य रेखीय परिधि की हम बात करें तो भूमध्य रेखीय परिधि 40,077 किलोमीटर भूमध्य रेखीय परिधि है। और ध्रुवीय परिधि की बात करें तो ये 40,000 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। और हमारी पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर हमारी पृथ्वी का कुल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर हमारी पृथ्वी का कुल क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि भूमध्य रेखीय व्यास। अब देखिए, भूमध्य रेखीय व्यास और भूमध्य रेखीय परिधि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस पर हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि भूमध्य रेखीय व्यास क्या होगा, ये भूमध्य रेखीय व्यास कहलाएगा। ठीक है, जैसे व्यास आपको दिया हुआ है, व्यास ये भी सही है, ये भी सही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अब परिधि आपको निकालनी हो तो आपको 2πr का फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा, आपको 2πr निकालना पड़ेगा। अब देखिए, हम भूमध्य रेखीय व्यास
हमें ये दिया हुआ है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, R4 त्रिज्या रेडियस, ठीक है, तो हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्लियर। अब जैसे त्रिज्या आपके पास आ जाएगी तो 2 इंटू 22/7 इंटू जो त्रिज्या है वो त्रिज्या आप यहाँ लिख सकते हैं, वो त्रिज्या आप यहाँ लिख देंगे। आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको अलग से मैं बता देता हूँ आपको कि जो अर्धव्यास होगा पृथ्वी का, भूमध्य रेखीय अर्धव्यास लगभग कितना होगा और ध्रुवीय अर्धव्यास कितना होगा, तो आप वो भी नोट कर लीजिए। यहाँ लिख देते हैं पहले भूमध्य रेखीय त्रिज्या यानी रेडियस की हम बात कर रहे हैं, ये होगी 6300, आप सॉल्व करें, 6378 किलोमीटर, 6378.24 किलोमीटर ऑलमोस्ट, ये इतनी होगी। ये भूमध्य रेखीय त्रिज्या है। और ध्रुवीय त्रिज्या की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 6356 किलोमीटर होगी, 6356 किलोमीटर ये होगी आपकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या, ध्रुवीय त्रिज्या। तो ध्रुवीय त्रिज्या तो आपकी होगी 6356 किलोमीटर और भूमध्य रेखीय त्रिज्या आपकी हो गई 6378 किलोमीटर। अब जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2πr स्क्वायर, या सॉरी 2πr में आप इस वैल्यू को रखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा भूमध्य रेखीय परिधि निकालनी हो तो हम ये रख देते हैं 6378, पॉइंट रखना चाहें तो आप रख दें। तो आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको जो हमारी भूमध्य रेखीय परिधि है ऑलमोस्ट आपको ये निकल कर आ जाएगी। क्लियर। और ध्रुवीय परिधि निकालनी हो तो सेम वही काम करना है, 2πr इट्स मीन्स 2 गुणा 22/7 गुणा, और ये आप वैल्यू रख दें 6356 किलोमीटर। तो आप ये निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपकी ध्रुवीय परिधि हो जाएगी। इस प्रकार से हम ये नोट कर लेते हैं कि ध्रुवीय परिधि किस प्रकार से निकाली जा सकती है, भूमध्य रेखीय परिधि किस प्रकार से निकाली जाती है। भूमध्य रेखीय व्यास डिनोट किया गया, ध्रुवीय व्यास, भूमध्य रेखीय त्रिज्या हमने कैसे निकाली, जो हमारे पास भूमध्य रेखीय व्यास था उसमें 2 का भाग हमने लगाकर हम उसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या हमने निकाल ली है। और इसी तरह से ध्रुवीय त्रिज्या निकालने के लिए भी हम यहाँ पर किसी भी एक वैल्यू में आप भाग लगा दें 2 का तो ऑलमोस्ट 63,556 जो है 6356 जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर है दोस्तों। चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। हमने शेप और साइज़ और ये कुछ इम्पोर्टेंट डेटा आपको बता दिया है, किस किस विद्वान ने क्या बातें कही पृथ्वी की आकृति के बारे में, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी उस पर डिस्कशन कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी की कितनी गतियाँ हैं, ठीक है, पृथ्वी की उन गतियों का क्या हमें लाभ है और क्या हमें हानि है, हम उनकी बात करेंगे। हानि तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि है भी नहीं भी, क्योंकि ये तो पृथ्वी की गतियाँ हैं तो दिन प्रतिदिन चलती ही रहती है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें सेटल्ड होना पड़ता है, ठीक है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट बात आज की क्लास में हमने संपन्न कर ली है। कल नेक्स्ट क्लास में हम जो होगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में और जानेंगे पृथ्वी की गतियों के कारण क्या है
और उस पर क्या क्या इम्पैक्ट हमारे पड़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।